दस्तक देकर इसने आध खुले दरवाजे को अंदर की जानिब धकेल दिया था। मिसेस शिराजी खिड़की के सामने कुरान हाथों में लिए बैठी थी। मुलाजमा इनके लिए सेब काट रही थी। इसे भेजकर वो खुद ही इनके पास बैठकर सेब काटने लगी। गाहे बगाहे इनकी आंखों में भी देख लेती। गुज़िश्ता शब फारिस के साथ होने वाली तल्ख़ कलामी का कोई तासुर इनके चेहरे पर नहीं था। नाश्ते पर भी दोनों माँ बेटा मामूल की तरह बातचीत कर रहे थे, जैसे इनके माबैन कोई इख्तिलाफ रहा था, ना कोई मसला चल रहा था। ग्लासेस उतार कर साइड टेबल पर रखते हुए उन्होंने कुरान बंद कर दिया। चंद लम्हों तक वो मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखती रहीं। तुम्हें राज मिला जन्नत? कुछ याद आने पर उन्होंने नरमी से पूछा था। कौन सा राज? बेसाख्ता ही सवाल लबों पर आया था। उसरी युसरा का राज। एक लम्हे को रुककर इसने मिसेस शिराजी को देखा, फिर आस्तीन से गर्दन नफ़ी में हिला दी। राज इतनी आसानी से मुनकशिफ नहीं होते आंटी। हम जैसे गुनाहगारों पर तो शायद बिल्कुल भी नहीं। अगर राज मुनकशिफ ना होते तो कोई गुनाहगार तायब ना होता, काफिर मुसलमान ना होता, भटके हुए राह ना पाते, मोमिन का खिताब ना पाते। काफ़ी टेबल पर प्लेट रखकर वो सीधी हो बैठी थी। गाल पर फिसलते लिट को कान के पीछे उड़सते इसने मिसेस शिराजी को देखा। लबों पर मधुम सी मुस्कुराहट सजाए वो इसे ही देख रही थी। गौर करने के लिए, तदब्बुर पाने के लिए, छुपे हुए मानी को वाज़ेह करने के लिए वक्त चाहिए, हिम्मत चाहिए, यकीन चाहिए, तलब चाहिए। अपने अंदर के सवालों को समझो जन्नत। यू नो यू वॉन्ट रिग्रेट इट। उन्होंने सेब की काश उठा ली थी। जन्नत खामोश रही, सर झुका लिया, उंगलियां मसलते हुए अब वो कुछ मुस्तरिब नजर आ रही थी। तुमने दुआएं क्यों छोड़ दी? कई लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने नरमी से पूछा, और जन्नत ने भी जवाब देने में कुछ वक्त लिया था। मैं जो मांगती रही हूँ अल्लाह ने वो मुझे नहीं दिया। इसकी आवाज़ गम से बोझल थी। कब तक मांगती रही हो? जन्नत को इनका सवाल समझ में ना आया। सर उठाकर इसने सवालिया निगाहों से इन्हें देखा। कब तक? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल। वो दम साधे इन्हें देख के रह गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो हिम्मत नहीं हारी थी। जन्नत बूढ़े हो गए थे, बीवी बांझ थी, तब भी उन्होंने औलाद की दुआ मांगना तर्क नहीं की थी। जन्नत सुन हुई थी। कौन सी बात कहाँ आकर वाज़ेह हुई थी? कौन सा पैगाम कहाँ आकर मिला था? अंबिया की एक खासियत यह भी थी, वो दुआएं तर्क नहीं करते थे, सब्र करते थे और मांगते रहते थे। जन्नत ने कुछ ना कहा। वो कुछ कहने के काबिल भी ना रही थी। सवाल तुम्हें इस आयत तक लाएगा जन्नत। सवाल ही तुम्हें इसके मानी समझाएगा। कौन कह सकता था वो इसकी सास थी, वो एक मोलमा थी जो इसके अंदर की गुत्थियाँ सुलझाने में जुट गई थी। ख्वाब भयानक था, आवाज़ें तकलीफदा। वो चीखते हुए एक झटके से उठकर बैठ गई थी। सर से पैर तक पसीने में शराबूर, लरसता कांपता वजूद और भारी तनफुस। ये रोज़ रोज़ का क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अगले ही लम्हे वो इसके सर पर धाड़ा था। कुछ ख्वाब की वहशत थी और कुछ फारस की दहशत। वो सहम कर रह गई। जाने वो अब क्या कह रहा था, किस बात पर चला रहा था, इसे पता नहीं था। याद था तो बस यही कि बाजू सर पकड़कर इसने कमरे से बाहर निकाल दिया था इसे। हाँ, याद थी तो दरवाजे बंद होने की वो आवाज़ जो काफ़ी देर तक इसके कानों में गूंजती रही थी। वो अभी तक अपने ख्वाब के असर में थी, लर्ज रही थी, कपकपा रही थी, वहशत और बेसुकूनी की दलदल में उतरती जा रही थी। वो रात, वो इसकी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाती? नंगे पैर ठंडे फर्श पर बैठते हुए इसने अपने गिर्द बाजू बांध लिए, सर घुटनों पर रख लिया। जन्नत नहीं, जन्नत प्लीज़, जन्नत मेरा बच्चा, मुझे बख्श दो अल्लाह के लिए। अपने कानों पर हाथ रखते वो फूट फूट कर रो दी। इसकी सारी बर्दाश्त इसी आवाज़ पर ख़त्म हो जाती थी। यही चीख, यही पुकार इसकी धज्जियाँ बखेर देती थी। जी चाहता था वो खुद को नोच के सोच डाले, ज़ख्मी और लहूलुहान कर ले। सारी ज़िंदगी तुमने अम्मी को दुख दिए हैं, सारी ज़िंदगी तुम इनके लिए मुसीबत बनी रही हो जन्नत। और अब ये आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया था। अम्मी, 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 दरवाज़ा खोलें। वो हास बाहतास होकर दरवाज़ा बजाने लगी। फारस, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। राहदारी का मलकशा अंधेरा रोशनी में बदल गया था। मार्च की वो शब अपनी तमाम तारीकियों के साथ इसके दिमाग में हलूल कर गई थी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो फारिस,
खुदा के लिए, वो गड़गड़ाई। बीबी जी। माहीन बीबी की तबीयत ख़राब हो गई है। गाड़ी का हॉर्न कहीं दूर से बजा था। फारस। इसकी हिचकियाँ बंद गईं। वो दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला था। इस रात भी नहीं खुला था। माहीन, बुरहान वासुफ की दूसरी बीवी, वो दरवाजे से घिसट कर नीचे बैठ गई। इसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अपनी चीखों का गला बस वो ऐसे ही घोंट सकती थी। तमाम मनाजर फिल्म की तरह दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगे। वो हाँपती कांपती शिद्दत से रोती स्टडी रूम में बंद हो गई। ठंडे फर्श पर टांगों को सीने से लगाए वो सारी रात एक ही पोजीशन में बैठी रही थी। और बंद दरवाज़ा सुबह के 7 बजे खुला था। हमेशा की तरह नक्सक से तैयार वो ऑफिस टेबल की जानिब बढ़ा था। जन्नत दरवाजे के बाएं जानब फर्श पर घुटने सीने से लगाए बैठी थी। सर उठाए सुरख और मतूरन आंखों से इसे देखने लगी थी। ये कागजी रिश्ता है, कागज़ तक ही महदूद रहेगा। इतराफ़ से अक्सर बेनियाजी बरतते हुए इसने लैपटॉप केस में लैपटॉप रखा, अपनी फ़ाइल उठाई, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रिंट आउट्स का सरसरी जायज़ा लिया और फिर से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता स्टडी से चला गया। ये एहसास कितना अज़ियतनाक होता है कि आप मौजूद हों और कोई आपको अदम कर दे, आप मावराई हो जाएं, नज़र ही ना आए। आंसू बहुत पहले खुशक हो चुके थे। वो अब रो नहीं रही थी। आदतन अपने दाहिने हाथ की कलाई बाएं हाथ में मजबूती से थामे पत्थर हुई बैठी थी। टूटा हुआ इंसान या तो सांस की तरह साकन हो जाता है या फिर समंदरी लहरों की तरह सरकश। किस कदर कोशिश से उठकर खड़ी हुई, उलझे बिखरे बालों को समेटकर स्टडी से बाहर आ गई। इसका रुख बेडरूम की तरफ था। कुछ ही देर में वो वॉश बेसिन पर झुकी हुई थी। फिर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। फ्रेश होकर नीचे आई तो डाइनिंग हॉल में मिसेज शराजी और फारस मौजूद थे। इसकी रोई रोई सी आंखें सूजी हुई और मुतरम लग रही थी, मगर चेहरे पर बशाशत थी, लबों पर मुस्कुराहट। एक एक्टिंग फारिस कर रहा था, एक वो कर रही थी। दोनों कमाल के अदाकार थे। वो तुम्हें अदब कर रहा है और तुम इसे ऐसा करने दे रही हो। इसने फारिस को देखा। इसका चेहरा हर तरह के तासुर से आ रही था। कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? जब कोई अपने लिए खुद बेरहम और सफाक हो जाए तो इसे दूसरों की सफाकियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वही आवाज़। हल्क में उभरते आंसुओं के फंदे को नीचे उतारते हुए वो प्लेट पर झुक गई। छुरी कांटे की मदद से चीज़ आमलेट खाते हुए इसकी उंगलियां कपकपा रही थीं। वो फारिस को देखना नहीं चाहती थी, मगर निगाहें थीं कि बार बार इसके पुरस्कून और मुतमिन चेहरे की तरफ उठ जाती थीं। वो अपने यतीम भतीजे को अपनी सरपरस्ती में लेने को तैयार न था। वो इसे अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम देने को आमादा न था। ऐसे इंसान से मोहब्बत तो दूर की बात, रहम की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती थी। और वो तवक्का कर रही थी कि इसका दिल नरम हो जाएगा। वो इसे सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था और जन्नत इसके बर्दाश्त में गुंजाइश देख रही थी। पिछली बार हालां आई थी, इस बार कोई नहीं आएगा। इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। इसने चाय के घूंट के साथ कई आंसू अपने अंदर उतार लिए थे। नाश्ते के बाद वो मिसेस शराजी के साथ लॉन में आ गई थी। लॉन चेयर्स पर इनके सामने वो धूप में बैठी तो वो इसे बगौर देखने लगी। तुम सारी रात रोती रही हो? उन्होंने इतने अचानक पूछा कि लम्हे भर के लिए वो कमज़ोर पड़ गई। आंखों के किनारे नम हुए, होंठ कपकपा कर रह गए। दिल चाहा सब कुछ इनके गोश गुजार कर दे, मगर नहीं। असल में सर दर्द की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई। नींद पूरी ना हो तो मेरी आंखें ऐसी हो जाती हैं। मिसेस शराजी ने इसके वजाहती जवाब को खामोशी से सुना। फिर वो सामने अमलताज के इन दरख्तों को देखने लगी जो बैरूनी दीवारों पर झुके हुए थे। मामूल के बरक्स वो कुछ खामोश सी थी। फारिस तुम्हारे साथ कैसा है? चंद रोज़ कबल उन्होंने पूछा था, आज दोबारा पूछ रही थी। चंद रोज़ कबल आंखों में झांक कर पूछा था, आज आंखें चुरा कर पूछ रही थी। बहुत अच्छा है। हमेशा की तरह इसके मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची थी। इसने अभी तक फारिस के जारहाना रवैये की भनक इन्हें नहीं पड़ने दी थी। वो हार्ट पेशेंट थी, बीमार रहती थी। इसे एहसास था। यही वजह थी कि इनके सामने फारिस भी किसी कदर मुहतात हो जाता था और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता था जिससे ये जाहिर हो कि इनका ताल्लुक़ किस नौयत का है। आपकी तबीयत ठीक है? जन्नत को तशवीश हुई थी। उन्होंने इसकी तरफ देखा, फिर हंस दी। जाने इन्हें हंसी किस बात पर आई थी, मगर इस हंसी में भी एक बेबसी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ।
वो जन्नत के गाल पर हाथ रख कर मोहब्बत से बोली, तुम्हारी तरह मैं भी ठीक से सो नहीं पाई। जन्नत नम आँखों से इन्हें देख कर रह गई। दोनों का अपना एक दर्द था और दोनों ही एक दूसरे से छुपाना चाह रही थी। जन्नत ने गहरा सांस लेकर हीरमान हैसे की किताब खोली थी। हाली उस ज़हनी की कैफियत में वो अब मतलूबा सफ़ा तलाश कर रही थी। जो इंसान अपने भतीजे के लिए बेरहम हो, वो इसके लिए रहम दिल कैसे हो सकता था। जो निकाह जैसे मजबूत रिश्ते का मजाक बना दे, इस इंसान से वो किसी अच्छाई की उम्मीद रख भी कैसे सकती थी। इसने सर उठाकर मिसेस शिराजी को देखा। वो खोई खोई सी बैठी थी, निगाहें दूर कहीं भटक रही थीं। चेहरा किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी कर रहा था। तुम एक बार खुद को हालात के धारे पर छोड़ रही हो जन्नत, तुम एक बार फिर वही गलती दोहरा रही हो। किताब पर इसकी उंगलियों की गिरफ्त यकायक मजबूत हुई थी। टूटा हुआ इंसान या तो सांस की तरह साकित होता है या फिर समंदरी लहरों की तरह सरकश। नाना अक्सर कहा करते थे, मगर जो साकन होता है इसे सरकश होने में देर भी नहीं लगती। ये बात अब वो फारस वजदान को बताने वाली थी। ऑफिस से वापसी पर कमरे में दाखिल होते ही वो ठिठक कर रुका था। एक लम्हे के लिए जैसे इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। खिड़कियों के पर्दे, बेडशीट, दीवारों की पेंटिंग्स, डेकोरेशन पीस, हत्ता कि वो सोफ़ा तक बदल चुका था जो इसके बेडरूम की मशरकी दीवार के साथ रखा था। ड्रेसिंग टेबल कॉस्मेटिक्स के सामान से सजी थी। बेड साइड और काफ़ी टेबल्स पर ताज़ा फूलों के गुलदान रखे थे। ज़िंदगी से भरपूर फ़िज़ा मुअत्तर सी थी, मगर यही मुअत्तर फ़िज़ा इसके तनफ़ुस पर कितनी भारी पड़ रही थी ये सिर्फ वही जानता था। सामने ही जन्नत वार्डरोब खोले इसकी कुछ शर्ट्स हाथों में लिए अपने काम में मगन थी। लैपटॉप केस बेड पर पटक हुए वो इंतहाई गुस्से के आलम में इसकी जानब बढ़ा था। बाजू से पकड़कर अपने कपड़े इसके हाथों से झपट कर दृष्टि से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अपना काम। फारस वजदान की आंखों में देखते हुए जब वो बोली तो लहजा हमवार था। मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे ही सोचा शोहर को अपने हुकूक व फ़राइज़ का ख्याल नहीं है तो मैं ही कर लूँ। इसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया था। अब वो इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। ना खौफ का तासुर था, ना वहशत थी और ना ही घबराहट। मेरे मामलात में दखलंदाजी बंद कर दो वरना। फारस ने वार्डरोब स्लाइड करके ज़ोर से बंद कर दी थी। वरना क्या? सवालिया अब्रू उठाकर इसने पूछा। फारस के चेहरे के तासुरात एक लम्हे के लिए बदले थे। इसकी आंखों में झांककर पूरे एतमाद के साथ अपना सवाल दोहराने वाली ये वो लड़की थी जो सर उठाकर इससे बात करने तक की अहलियत नहीं रखती थी। मैंने तुम्हारे जूतों का स्टॉक भी सेट कर दिया है। तुम्हारी टाइज इस ड्रॉर में है। 3 पीस सूट यहाँ लटका दिए हैं। कफलिंग्स और रेस्ट वॉच। अगले ही लम्हे इसकी गर्दन फारस के आखिरी शिकंजे में थी और चूड़ियों से भरी दाहिनी कलाई इसके बाएं हाथ में। जन्नत का दिमाग भग से उड़ा। वो इस हमले के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। हाँ तो क्या कह रही थी आप? इसकी सख्त पथरीली आवाज़ और आंखों का तासुर जन्नत की रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट दौड़ा गया। छोड़ो मुझे। इसका दम घुटने लगा, सांस रुकने लगा। ज़रा दोबारा कहिए, मैंने सुना नहीं। फारस की गिरफ्त बढ़ती गई, कलाई पर भी, गर्दन पर भी। इसे लगा बस वो मरने को है। हो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? जन्नत का चेहरा तकलीफ़ की शिद्दत से सुर्ख हो गया। आंखें भर आईं और सांस तो जैसे आ ही नहीं रहा था। आखिरी बार इसकी खौफ से फैली आंखों को अपनी आंखों के फोकस में लेते हुए वो गराया। आखिरी बार तुम्हारी इस गलती को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक झटके से इसे छोड़ते हुए वो पीछे हट गया। जन्नत खांसते हुए नीचे गिर गई थी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए इसने फूलों के गुलदान फर्श पर दे मारे थे। फिर वो इसी तैश के आलम में कमरे से निकल गया था। जन्नत का तनफ्फुस फूला हुआ था। दाहिना हाथ गर्दन पर ठहरा था। चेहरे का रंग उड़ा हुआ, आंखें वहशत से फैली हुई थीं। कुछ ही देर में मुलाजमा अंदर आई थी। ज़रा घबराई हुई सी उजलत में सफाई करने लगी थी। इसने भूले से भी जन्नत की तरफ नहीं देखा था, ना ही बात करने की कोशिश की थी। ऑर्डर सख्त था। फारस के मुलाजम सिर्फ फारस की ही सुनते थे। इंतहाई कोशिश से उठकर वो सीधा टेरेस पर चली आई थी। बादलों भरी शाम, कुछ उदास, कुछ वीरान सी थी। दूर कहीं बिजली चमकी थी, बादल भी गरजे थे। रेलिंग पर झुककर इसने खुद पर काबू पाने की सही की थी।
आंखों में उभरती नमी को पलकें झपकाकर रोका था। वो आज रोना नहीं चाहती थी, तन्हाई में भी नहीं। अगर वो पहली चोट पर ही खुद को ज़मीन बोस होने से ना बचा सकी तो फिर कभी नहीं उठ पाएगी। अगर आज भी वो खौफ में आ गई तो कुछ भी नहीं बदल पाएगी। इसे हिम्मत नहीं हारनी थी, हौसला नहीं छोड़ना था। एक बार फिर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए इसने सुर्ख पड़ती आंखों को बेदर्दी से रगड़ डाला था, सिसकियों को दबा लिया था, अज़ियत को छुपा लिया था, और तब ही किसी एहसास के तहत इसने अपनी चूड़ियों भरी कलाई को छुआ था। तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पहली बूंद इसकी पेशानी पे गिरी। इसने सर उठाकर आसमान को देखा। तुलुए आफताब से पहले रात कितनी तारीक होती है और तूफान से पहले खामोशी कितनी मुहिब लगती है। कुछ लोग अपनी कश्तियाँ खुद जलाते हैं, कुछ की जला दी जाती हैं। जिनकी जला दी जाए इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें ज़्यादा हिम्मत, ज़्यादा सब्र, ज़्यादा क़ुव्वत दिखानी चाहिए। बारिश शुरू हो चुकी थी। ज़्यादा हिम्मत, ज़्यादा सब्र, ज़्यादा क़ुव्वत। वो टेरेस की सीढ़ियाँ उतरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अपनी स्टडी से बाहर निकलता फारस भी इसी तरफ आ रहा था। बेडरूम के सामने एक लम्हे के लिए रुककर इसने फारस को देखा, फिर अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, ऐन इसके मुंह पर। फारस का दिमाग फक से उड़ा। वो इसकी जुर्रत पर शॉक्ड रह गया था। शिद्दत से धड़कते दिल और फूले तनफ़ुस के साथ वो दबे कदमों पीछे हट गई थी। मुट्ठियाँ सख्ती से भींचे अब सर उठाए खड़ी थी। फारस ने शदीद गुस्से के आलम में दरवाज़ा धड़धड़ाया, मगर वो अपनी जगह से एक इंच ना हिली थी। अब वो अपने किसी मुलाजिम पर बरस रहा था। जन्नत तकिया और ब्लैंकेट उठाए सोफ़े की जानब बढ़ गई। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुल गया था। यह क्या बदतमीज़ी है? आंधी तूफान की तरह वो इसके सर पर पहुंचकर खड़ा था। तुम करो तो हक है तुम्हारा, मैं करूं तो बदतमीज़ी। वो मुड़कर इसे देखने लगी। फारस शोला बार निगाहें इस पर जमाए खड़ा था। बादल कुछ शिद्दत से गरजे थे, बिजली भी चमकी थी। दीवार गिर खिड़कियों को बारिश के कतरे अब कुछ ज़्यादा ही गिरवानी से गिरने लगे थे। खैर, लकी हो तुम, चाबी है तुम्हारे पास। जिनके पास नहीं होती, इन्हें फिर किसी धुतकारे हुए इंसान की तरह किसी तारीक कमरे के ठंडे फर्श पर रात गुजारनी पड़ती है। सर उठाए इसकी आंखों में देखते हुए जिस अंदाज और लहजे में इससे बात कर रही थी वो कुछ भी था मगर नर्म नहीं था। लफ्ज़ जैसे मुश्तिल थे, आग पकड़े हुए, ज़ब्त के मराहल से गुजरकर तहम्मुल से अदा किए हुए। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, वार्न मैं तुम्हें कर रही हूँ। उंगली उठा के इसने फारस की बात दुरुस्ती से काट दी थी। मुट्ठियाँ सख्ती से भींचे, लब बाहम पेवस्त किए फारस बर्दाश्त की इंतहा पर खड़ा था। आखिरी बार मैं तुम्हारी इस गलती को नज़रअंदाज कर रही हूँ। अगली बार तुमने ऐसा कोई भी सीन क्रिएट किया या मुझे अपने मामलात से दूर रखने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं रहूँगी। मैं आंटी को सचमुच में इस निकाह की हैसियत से आगाह कर दूँगी, जो तुम्हारे नज़दीक फ़क्त एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसने सख्त लहजे और साफ लफ्ज़ों में इस पर अपने इरादे वाज़े कर दिए थे। मैं इन्हें बता दूँगी तुम इनकी मौत का इंतज़ार कर रहे हो ताकि मुझसे जान छुड़ा सको। जस्ट शट अप। वो हल्के बाल धड़ा। क्यों? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? मैं इस घर में आंटी की वजह से हूँ। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा? वो चिल्लाई। फारस जब्त कर गया। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा यह निकाह सिर्फ कागज़ तक महदूद रहेगा? हाँ। दूसरी तरफ खामोशी थी। ये आखिरी वार्निंग है, मैं बता रही हूँ, मैं खामोश नहीं रहूँगी। सोफे पर दराज होते इसने ब्लैंकेट अपने वजूद पर फैला लिया। दोबारा इसने फारस वजदान को देखने की कोशिश नहीं की थी। जन्नत कमाल अपने इरादों में कितनी संजीदा है, इसका अंदाज़ा फारस वजदान को अगले ही दिन हो गया था जब मिसिस शराजी ने इसे जन्नत को शॉपिंग पर ले जाने का कहा था। कितनी ही देर तक तो वो सदमे की कैफियत में खड़ा रहा था। मीटिंग, कारोबार, कंपनी से मुतल्लिक हेले बहाने इसके किसी काम नहीं आ सकते थे कि आज छुट्टी का दिन था, और छुट्टी का दिन वो ज़्यादातर मिसेस शराजी के हमरा घर पर गुजारता था। इसने होनहार निगाहों से जन्नत को देखा, जो रॉयल ब्लू ड्रेस में इसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए मुकम्मल तैयार खड़ी थी। मुस्कुराहट तो मिसेस शराजी के सामने वो हमेशा लबों पर सजाई रखती थी, मगर आज फारस वजान को इसके लबों का तबस्सुम अपना मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ था। आंखों में तस्कीक नज़र आई थी। अंदाज तंजिया लगा, मगर वो जब्त कर गया। इसे अब जब्त ही करना था। मज़ीद कोई बदमज़गी वो नहीं चाहता था, ना ही वो चाहता था कि वो मज़ीद बागियाना अंदाज अपना ले। गाड़ी की चाबी और मोबाइल संभालते हुए वो उठा तो जन्नत भी मिसेस शराजी से मिलकर इसके पीछे बाहर आ गई।
पैसेंजर सीट पर बैठते ही इसने हैंड बैग गोद में रख लिया था और इसके चेहरे के तूफानी तासरात को नज़रअंदाज करती खिड़की से बाहर देखती रही थी। दौड़ते भागते मुनाज़र के साथ वो भी किसी दौड़ में शामिल हो गई थी। लब भींचे, दांत पीसते और स्टीयरिंग व्हील पर खतरनाक हद तक गिरफ्त मजबूत किए वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, वरना इसका जी चाह रहा था वो रफ्तार बढ़ाए और गाड़ी किसी ट्रक में दे मारे, खुद भी मर जाए और इस जन्नत को भी मार डाले। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद वो शहर के बेहतरीन मॉल की पार्किंग में गाड़ी रोक चुका था। जन्नत फ़ौरन से बाहर निकल गई थी, मगर वो गाड़ी में ही बैठा रहा था। मेरे ख्याल से तुम मुझे यहाँ शॉपिंग के लिए लाए हो। इसने जज्बात की शिद्दत से सुर्ख होती आंखों से जन्नत को देखा। वो खिड़की में कोहनियाँ जमाए भरपूर मुस्कुराहट के साथ इसे देख रही थी। या फिर चाहते हो कि मैं आंटी को फ़ोन करके कहूँ कि तुम मेरे साथ मॉल के अंदर जाने को तैयार नहीं हो? वो कुछ देर तक इसकी तरफ देखता रहा, वो भी इसे देखती रही। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो मुस्कुरा रही थी और वो दांत किचकिचा रहा था। तो ये तुम्हारा असली रंग है? और जन्नत हंस दी, फिर काफ़ी देर तक हंसती रही। वो मुठ्ठियाँ भींचे इसे सर्द नज़रों से देखता रहा। तुम अपनी माँ के हवाले से जाने कितनी बार मुझे इस रिश्ते की नौयत जता चुके हो, और जब मैं जताने पर आई हूँ तो बात मेरे रूप पर आ गई है। वो एक बार फिर हंसी, जैसे फारिस के सवाल ने इसे काफ़ी महसूस किया हो। नाचार इसे गाड़ी से बाहर आना पड़ा। फिर बिगड़े तेवरों के साथ वो लेदर जैकेट की जेबों में हाथ डाले मुख्तलिफ शॉप्स में इसके साथ पीछे पीछे फिरता रहा। वो इसका सब्र आजमा रही थी, घूम रही थी और कुछ खरीद भी नहीं रही थी। वो बार बार कलाई मोड़कर वक्त देखता था, मोबाइल निकालकर स्क्रॉलिंग करता था, और जब सर उठाकर इसे देखता था तो वो तब भी इसे खाली हाथ ही नजर आती थी। इसे गुस्सा तो बहुत चढ़ा हुआ था, मगर वो जब्त किए रहा। पारा तो इसका इस वक्त हाई हुआ जब वो बच्चों की शॉप में दाखिल हो गई, और अब इसके सामने छोटे छोटे बच्चों की मिनी सी अशिया उठा उठा कर देखने लगी। बच्चियों के पोर्शन में कुछ रश था, वो बच्चों के पोर्शन में खड़ी थी और चीज़ें पसंद करके अब ट्राली में रख रही थी। फारिस की रगें फूल गईं। वो ज़ब्त के आखिरी मराहल से गुजर रहा था। मोज़े, कपड़े, फीडर, खिलौने और जाने क्या कुछ खरीद कर वो काउंटर पर आ गई। पेमेंट के लिए इसने फारिस को देखा, जिसने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल कर सेल्स बॉय को दिया। बस हो गई मेरी शॉपिंग। पेमेंट अदा करके जब वो बाहर निकले तो वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। फारिस इस लम्हे कैसा नज़र आ रहा था, ये देखने के लिए इसने कोई कोशिश नहीं की थी। अब वो तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे था और वो इसके पीछे। लबों पर तबस्सुम था, आंखों में शरारत। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो सामने लेडी गारमेंट्स की शॉप में दाखिल हो चुका था। स्टैंड पर लटके चंद रेडीमेड ब्रांड के जोड़ों का ऑर्डर देकर इसने क्रेडिट कार्ड निकाला था। जन्नत ग्लास वॉल के इस पार खड़ी थी और अपने लबों पर उभरती मुस्कुराहट को बार बार दबाने की सही कर रही थी। सेल्स बॉय ने ड्रेसेस पैक करके दिए तो वो बिगड़े तेवरों के साथ बाहर आ गया। पकड़ो इन्हें, अंदाज मुंह पर मारने वाला था। जन्नत बर वक्त ना पकड़ती तो शॉपिंग बैग्स फर्श पर ढेर हो जाते। इसकी क्या ज़रूरत थी फारिस? इसने बहुत लाड से पूछा। ज़रूरत तो थी, फारिस ने दांत खिचखिचाए। जाहिर है घर पहुंचते इसकी मम्मी ने शॉपिंग से मुतल्लिक पूछना था और जन्नत ने बच्चों के कपड़े दिखाने थे, और तब ही, हाँ शायद तब ही ज्वेलरी शॉप से निकलती जीन्स और टॉप में मलबूस एक स्टाइलिश सी लड़की ठटक कर रुक गई थी। शॉपिंग बैग पर इसका गिरफ्त एकदम मजबूत हुई थी। आंखों में बेयकीनी का तासर उभर रहा था। इसने पहले फारिस को देखा था, अब वो जन्नत को देख रही थी। सदमा, हैरत, बेयकीनी, शौक। फारिस जाने के लिए मुड़ गया था, लबों पर शरारती मुस्कुराहट सजाए। जन्नत भी उजलत में कदम उठाती इसके पीछे लपकी थी, और तब ही इसे अपने वजूद पर बेनाम सी तपश का एहसास हुआ था। फारिस के कदमों के साथ कदम लाकर चलते हुए इसने यूं ही मुड़कर पीछे देखा था। जीन्स और ऑरेंज रंग की टॉप शर्ट में बलबूस लड़की ने फ़ौरन से रुख बदल लिया था। सर झटककर जन्नत फारिस के हमरा एलिवेटर की जानब बढ़ गई। वापसी का सफ़र बहुत खामोशी से कटा था, इतनी खामोशी से कि जन्नत को लगा फारिस सांस भी नहीं ले रहा। मम्मी को यह सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पोर्च में गाड़ी खड़ी करते हुए इसने खामोशी का कफल तोड़ा था। तेवर ज़्यादा बिगड़े हुए थे, मगर वो मुतहम्मल लग रहा था। और जब वो पूछे कि शॉपिंग दिखाओ तब क्या करूं, इसने बड़ी संजीदगी से मशवरा मांगा। कुछ भी दिखा देना, मगर ये नहीं, फारिस ने जैसे वार्न किया था। कितनी अजीब बात थी कि इनके दरमियान जुमलों का तबादला हो रहा था। पूरे 1 माह बाद खामोशी टूटी भी थी तो कैसे? क्यों, ये क्यों ना दिखाऊं?
میری طرح وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی سویئر اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں… وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اوکے اوکے فائن۔ جنت نے جیسے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ وہی شاپنگ دکھا دوں نا جو تم نے اپنی پسند کی کروائی ہے۔ ایک ادا سے گاڑی کی دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تھی اور اندر ٹھنڈا ہوتا اور فارس مزید